नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज की जो हमारी वीडियो है हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित है और हमने अभी तक 3 रिवर्स मुख्य जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं वो कवर कर ली थी। तो आज की हमारी चौथी नदी है जिस नदी का नाम है दोस्तों सतलुज नदी। तो चलिए सतलुज नदी की शुरुआत करते हैं। देखिए सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी है, यानी हिमाचल प्रदेश में जो सबसे लंबाई में जो नदी बहती है उस नदी का नाम है सतलुज नदी। जिस तरह से ब्यास नदी का एक सांस्कृतिक और वैदिक नाम था, उसी तरह से सतलुज का भी एक वैदिक और एक सांस्कृतिक नाम है, जैसा हर नदी का रहता है। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में पहले हम देखते हैं कि निकलती कहां से है और ट्रेवल कैसे करती है, कौन से ब्रिज है, हर एक चीज बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देखिए, किन्नौर के साथ ही में है दोस्तों तिब्बत। अभी जस्ट आपको हल्का ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी आपने लिखना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने सिर्फ सुनना है। देखिए सतलुज नदी तिब्बत से किन्नौर आई, किन्नौर से शिमला में एंटर की, और दोस्तों शिमला और मंडी की सीमा, शिमला और कुल्लू के साथ यहां पर जो ये जो इतना सा पोर्शन है ना, यहां पे सीमा में बिल्कुल ट्रेवल करती है। उसके बाद हल्की सी मंडी में एंटर करती है और बिल्कुल साथ साथ में बाउंड्री बनाते हुए क्या करती है, बिलासपुर में चली जाती है। तो मेनली ऐसे तो हम अगर कहें कि सतलुज नदी कितने जिलों में बही, तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों में बहती है, तो बहती है दोस्तों 5। कौन कौन से? किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी, बिलासपुर और फिर चली जाती है बाहर पाकिस्तान में, यानी भारत के पाकिस्तान में, सॉरी भारत के पंजाब में, पाकिस्तान में बाद में चली जाती है ना। तो अब देखो ये जो किन्नौर में इसको किसी तिब्बत में इसको किसी और नाम से जानते हैं, फिर बाद में तो ये सतलुज ही बन जाती है। तो सबसे पहले हम सतलुज के कुछ जो हमारे को जरूरी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। देखो सतलुज की जो लंबाई है वो दोस्तों वो है 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी जो ट्रेवल करती है, कितना ट्रेवल करती है, 320 किलोमीटर ट्रेवल करती है किन्नौर से लेकर के बिलासपुर तक। अब यहां पर बिलासपुर में दोस्तों इसके ऊपर एक डैम है, उसका नाम है भाखड़ा डैम। तो वो आपको पता है वो कहां पर है। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी दोस्तों इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं उसको स्पेशल कह रहा हूं, जो मॉक टेस्ट आपके लिए बनाया गया है ₹39 का, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूं, आपको स्टार्टिंग में वो शो हो जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चली है। अगर आप सोचेंगे कि हर चीज आसानी से मिल जाएगी, तो वैसा नहीं होगा दोस्तों। देखिए पैसे भी खर्चने पड़ेंगे, हर चीज करनी पड़ेगी, तभी आप उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको झूठा दिलासा देता रहूं कि आपका हो जाएगा, आप आइए देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है औरों के कंपैरिजन में। इसी के लिए मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं दोस्तों। आप अपनी तैयारी से जज नहीं कर सकते कि हम सिलेक्शन हो जाएगी, औरों को देखकर ही सिलेक्शन डिसाइडेड होगी। तो कह रहा हूं आई बटन पे आपको मॉक टेस्ट का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मर्जी आपकी, सिलेक्शन चाहिए तो कर लीजिएगा, बाकी आप देखते रहिए। अब देखिए सतलुज नदी के वो उसी तरह से मैंने कहा कि सांस्कृतिक और वैदिक नाम है। इसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो हमेशा जो सांस्कृतिक नाम है, जो सांस्कृतिक नाम है, सांस्कृतिक नाम होता है दोस्तों आसान, और इस तरफ लिख रहा हूं वैदिक नाम, और जो वैदिक नाम होता है वो होता है मुश्किल। आपने आपने साथ ही में लिखना है। ठीक है, जो इसका सांस्कृतिक नाम है वो है दोस्तों शत्रधू। यहां पे क्या लगी है, विसर्ग लगी है, तो याद रखना है कि ये सांस्कृतिक नाम है। और इसका जो वैदिक नाम है वो है सुतुद्री। वैदिक नाम क्या है दोस्तों, सुतुद्री। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहां से निकलती है वो लिखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप। कहां पे? तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, उसके समीप बहुत सारी झीलें हैं। तो वहां पे एक और छोटी सी झील है, जिस झील का नाम है राकतसाल। जिस झील का क्या नाम है, राकतसाल। तो सतलुज नदी राकतसाल झील से निकलती है और कहां पर एंटर करती है, किन्नौर में एंटर करती है। अब किन्नौर में भी तो ये कुछ ना कुछ बही, जहां सॉरी तिब्बत में भी तो ये बही, जहां से ये निकली, तिब्बत के राकतस्थान से ये निकली।
तो तिब्बत में दोस्तों इसको 3 नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत में इसे कहा जाता है जुगंती, नंबर 1। दूसरे पे लिखिए मुक्सुंग, पहले में आपने लिखा जुगंती, दूसरे में आपने लिखा मुक्सुंग, और तीसरे में लिखिए दोस्तों लोंगचेन खंबाया। लोंगचेन खंबाया। क्या देखा, सतलुज नदी को तिब्बत में कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से जाना जाता है, जुगंती, मुक्सुंग और लोंगछन खंबाया। यूनानियों ने, यूनान से जो आए थे यूनानियों ने भी सतलुज नदी को किसी और नाम से पुकारा। लिखिए, सतलुज नदी को यूनानियों ने कहा दोस्तों हेसिद्रस, हेसिद्रस। इंग्लिश में भी ऐसे लिखेगा ना, इंग्लिश में भी लिख देता हूं HEISIDRUS। यूनानियों ने सतलुज नदी को क्या कहा? हेसिद्रस, और कहा जाराद्रस। यानी एग्जामिनर आपको सवाल घुमा करके पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा नाम सतलुज नदी का नहीं है। आपको कुछ भी नाम दे देंगे वो, या सभी के सभी हैं, जैसे जाराद्रस, हेसिद्रस, लोंगछन खंबाया, या दे देंगे सभी के सभी। अब जिसने नहीं सुन रखा होगा उसे वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि चलो लोंगछन खंबाया हो सकता है, क्योंकि उसने पढ़ रखा होगा कि तिब्बत से निकलती है तो शायद ये नाम हो, तो वो अंदाजा सही लगा सकता है। बट अगर अगर उसने ये हेसिद्रस और जराद्रस नहीं सुना होगा तो वो फंस जाएगा। ये किसने कहा? ये कहा यूनानियों ने। ये किसने कहा? ये कहा यूनानियों ने, जो यूनान से आए। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं कि देखो, ऐसे तो मैं आपको पहले ब्रिज करवाता, लेकिन मैप मैंने बना रखा है तो पहले मैं आपको फ्लो बता दूंगा, और जहां जहां पर ये नदी बहती है वहां वहां पे इसकी ट्रिब्यूटरीज बताऊंगा। क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम बता दें कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे चिनाब नदी है तो वो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों 2 ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो आपको तुक्का लगाना आसान है उसमें। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप तुक्का कैसे लगाएंगे, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 5 जिलों में ये बह रही है, तो 5 जिलों में किसी एक जिले में हो सकती है, तो उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी ट्रिब्यूटरीज देखनी पड़ेगी कि किन्नौर में इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, और शिमला में कौन है, मंडी में कौन है, बिलासपुर में कौन है, तब हमारा थोड़ा सा सतलुज नदी गहराई से होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको जल्दी से इसको आसानी से करवा दूं, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहले आपने लिखना है कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी 5 जिलों में बहती है। और देखो, सवाल कई बार एग्जामिनर ना बहुत अच्छे अच्छे पूछता है, लेकिन बहुत बेसिक पूछता है। आपको सवाल पूछ दिया जाएगा, एक सवाल आया हुआ है ये, तब मेरे को याद आई। सवाल ये पूछा गया था कि बताइए हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा, जो क्या है, जो सबसे ज्यादा क्या करती है, दर्रे बनाती है, या ग्लेशियर बनते हैं, जिसमें रास्ते में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जहां जो सबसे लंबी नदी होगी वही सबसे ज्यादा क्या बनाएगी, ग्लेशियर का निर्माण। इस तरह का था कुछ सवाल है ना, ग्लेशियर से संबंधित, तो वहां पे सतलुज डालना। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो किस एग्जाम में था या क्या था। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले किन्नौर में है ना, शिमला, जो मेन भाई। अब जैसे इधर बना देते हैं कि जैसे मान लो ये सतलुज नदी आपकी चली, ये सतलुज नदी ने प्रवेश कर दिया किन्नौर में, किन्नौर से गई। अब देखिए, किन्नौर से जब ये गई तो ये कहां जाएगी? मैंने कहा कि शिमला जाएगी। शिमला से गई लेकिन कुल्लू की सीमा से बहती हुई जाएगी, कुल्लू की सीमा से बहती हुई जाएगी, जाएगी ना, यही मैंने आपको कहा। फिर उसके बाद कहां चली जाएगी? फिर मंडी में एंटर कर जाएगी, फिर मंडी में भी सीमा से बहती हुई जाएगी, है ना, बहती हुई जाएगी मंडी से। और मंडी के बाद कहां चली जाएगी? बिलासपुर में, और बिलासपुर के बाद कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी पंजाब में। अब देखो क्या था दोस्तों, यहां जैसे था आपका कांगड़ा, यहां से ब्यास नदी निकलती थी ना, जो ब्यास नदी वो भी पंजाब में जाती थी। तो दोस्तों ये ब्यास और सतलुज जो है ना, एक स्थान में भारत के पंजाब में मिल जाती है। सतलुज नदी भी निकल गई और ब्यास नदी भी यहां से निकल गई। अब जिस स्थान पे ये दोनों नदियां आपस में मिलती है ना पंजाब में, उस स्थान का नाम है दोस्तों हरि का पतन। उस स्थान का क्या नाम है? हरि का पतन। और ये जो हरि का पतन है ना, इसके बाद ये सिर्फ एक ही नदी चल जाती है, आगे को जो वो नदी बनती है वो बनती है सतलुज। और यही इसी पोजीशन से एक नीचे को राजस्थान के लिए नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर।
इंदिरा गांधी नहर, पानी प्रोवाइड करवाने के लिए राजस्थान में, ठीक है। तो अब देखो किन्नौर में बही, हल्की सी शिमला में बही, जहां जहां पर ये नदी बह रही है मैं इसे ब्लैक से कट बना दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से मैप में दिख सके। ये है नदी, है ना, ये नदी बह रही है। चलिए यहां पे आपका डैम आ गया, भाखड़ा नंगल डैम, जो मैंने आपको करवा दिया। भाखड़ा नंगल के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसकी वीडियो आप देख लेना, वो लेक्चर 9 होगा शायद। तो अब लिखिए किन्नौर में सबसे पहले तो दोस्तों ये जो सतलुज नदी है ये किन्नौर को 2 भागों में डिवाइड करती है, पॉइंट नंबर 1। और इसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो है यहाँ पे कसांग, टेंटी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, मैं आपको करवाने को हर एक ट्रिब्यूटरी करवा सकता हूं कि केसांग कहां से निकली और तेंती कहां पे मिली, लेकिन एग्जाम की डिमांड नहीं है। जो इंपॉर्टेंट खड्ड या इंपॉर्टेंट नदी होगी वो मैं बता दूंगा कहां से निकली, कहां पे सतलुज को ज्वाइन की, बाकी आप लिखते रहना। किन्नौर में इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है कसांग, तेंती, यूला, मुलगुन और आखिरी लिखिए दोस्तों बसपा, और एक लिखिए स्पीति नदी, ठीक है। कसांग, तेंती, यूला, मुलगुन, बसपा और स्पीति नदी, ये हो गई आपकी दोस्तों नदियां कौन सी, जो किन्नौर में मिलती है। किन्नौर के बाद लिखिए शिमला में। अब देखो शिमला में बहती है ना, शिमला में बही ना, बाउंड्री में बही, तो शिमला में लिखिए नोगली, शिमला में लिखिए नोगली, नोगली के बाद लिखिए दोस्तों मानछद, मानछद के बाद लिखिए दोस्तों बहरा, बहरा के बाद लिखिए दोस्तों खेखर, खेखर के बाद लिखिए दोस्तों छामदा, खेखर के बाद लिखिए छामदा, और छामदा के बाद लिखिए दोस्तों सावेरा। छामदा के बाद क्या लिखना है आपने, सावेरा। तो ये जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं ये कहां पर बहती हैं आपकी, ये बहती हैं आपकी शिमला में। कौन कौन सी हुई ध्यान से देखते हैं, नोगली, मानछद, बहरा, छामदा, खेखर और सावेरा। ये जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं ये है आपकी, ये है आपकी शिमला में, ठीक है। शिमला के बाद लिखिए जो मेनली देखो मंडी में बहती है, लेकिन मंडी में कोई इतनी खास ट्रिब्यूटरीज नहीं है इसकी जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो। उसके बाद आ जाओ बिलासपुर में। तो बिलासपुर में जो इसकी है जरूरी है वो लिखिए, एक है अलीखड़, एक है अलीखड़, अलीखड़ के बाद लिखिए दोस्तों सीरखड़, अलीखड़ के बाद लिखिए सीरखड़, और सीरखड़ के बाद लिखिए दोस्तों गंभरखड़। सीरखड़ के बाद क्या लिखना है, गंभरखड़, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जरूरी नहीं है कि जहां से मैंने आपको बताया कि यहीं से इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। कंसेप्ट समझना, नदी का कंसेप्ट क्या है। अब अगर आप गहराई से सोचेंगे, जो मैं आपको बोर्ड पे ये करवा रहा हूं दोस्तों ये है 2 डायमेंशनल में, ये है 2D में। अब भारत जो है, भारत आपको पता है कि भारत कर्क रेखा पर स्थित है ना। तो होता क्या है कि जो हमारा ग्लोब है दोस्तों वो है 3 डायमेंशनल में, यानी जो हम चीज हम देखेंगे वो है 3 डायमेंशन में। अब अगर मैं आपको कहूं कि दोस्तों सतलुज से एक नदी आती है और वो सॉरी सोलन से एक नदी आती है और वो सतलुज नदी में मिलती है, तो इस चीज को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप समझेंगे कि देखो नदी तो ऊपर की ओर चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इस बोर्ड को गोल कर दें तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि सोलन ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है। अभी तो हमारे लिए मैप है तो हमें ये चीज आसान लग रही है, समझ रहे हो मेरी बात। आप क्या करना कि हिमाचल प्रदेश का मैप खोलना, जिस जगह में आप रहते हो है ना, जिस जगह में आप रहते हो उस जगह को देखना मैप में 2 डायमेंशन में। आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे साथ में है, बट वो जगह आपसे कितने ऊपर होगी, बट वो जगह आपसे कितने ऊपर होगी, इस चीज को देखना। 2 डायमेंशन और 3D में थोड़ी कंफ्यूजन हो। अब जैसे अगर मैं आपको सोलन में कहूं कि
कि कुछ जो सोलन की जो कुछ नदियां हैं वो सतलुज में जुड़ती हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका डबार, और भी कई एग्जांपल है, ऐसा नहीं है। कुठार है, कियार है, कुठार है, कियार है। जैसे ये जो है कुछ जो है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आपकी समझ के लिए, आपकी समझ के लिए, ताकि आप ये सोचना रखिए कि जो नीचे इसीलिए सोलन मैंने बनाया कि जो नीचे कोई चीज है वो ऊपर को नहीं देगी, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये हम 2 डायमेंशनल में देख रहे हैं, तो हमारे को ये चीज प्रिडिक्ट करना थोड़ी मुश्किल लग रही है इसीलिए, पर ये होगा, पॉसिबल है। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी कुछ ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हमें पढ़ने के लिए क्या मिलता है सतलुज नदी में। पॉइंट नंबर 1, सतलुज नदी जिस जिस जगह से जहां जहां पर प्रवेश करेगी तो कोई ना कोई तो जगह वो बनाएगी। यानी जब वो तिब्बत से किन्नौर में आई तो जहां जिस पोजीशन पे वो दोस्तों किन्नौर में आई तो वो भी तो कोई ना कोई जगह होगी जहां पर उसने किन्नौर में एंटर किया। तो लिखिए जिस स्थान से सतलुज नदी दोस्तों किन्नौर में प्रवेश करती है, लिखिए जिस स्थान में सतलुज नदी किन्नौर से प्रवेश करती है वो है आपका शिपकी दर्रा। शिपकी और शिपकीला में बहुत डिफरेंस है, पहले भी बता बैठा हूं। शिपकी दर्रा, ठीक है। किन्नौर के बाद मैंने कहां बताया कि किन्नौर के बाद कहां गई, किन्नौर के बाद गई शिमला। तो शिमला में दोस्तों दो स्थान माना जाता है। एक स्थान का नाम है चौरा, या आपको चौरा आएगा या आपको आएगा दोस्तों बाहडल, बाहडल, बाहडल। यहां पे जो जहां पे ये शिमला में एंटर की, शिमला में जिस स्थान से ये एंटर की उस स्थान का नाम है चौरा या है बाहडल। उसके बाद ये कुल्लू के साथ तो अपनी सीमा बनाती चलेगी, और कुल्लू के बाद जब मंडी में जिस स्थान पर एंटर करेगी, मंडी में जहां जहां पर ये एंटर करेगी उस स्थान का नाम है दोस्तों फिरनू गांव। मंडी में ये जिस स्थान से एंटर करेगी उस स्थान का क्या नाम है मित्रों, फिरनू गांव। उसके बाद कहां एंटर की, बिलासपुर में। जिस स्थान से ये बिलासपुर में एंटर करती है दोस्तों उस स्थान का नाम है कसोल। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज में हो जाते हैं कि कसोल तो कुल्लू में है, ऐसा जरूरी नहीं है। कसोल मंडी डिस्ट्रिक्ट में और इस बिलासपुर की सीमा पर भी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक जगह का नाम फेमस हो जाए तो वही जगह है, और भी ऐसी कई जगह होती हैं जहां पे एक ही नाम दो तरह, और कई बार ऐसा होता है कि नाम ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे अभी हाल ही में जीओ का एग्जाम हुआ, तो जिसने दिया होगा उसे अंदाजा होगा। एक होती है दोस्तों चुराह वैली और एक है चुहार वैली। राह और हार में फर्क है, चुराह और चुहार में। जो चुराह है वो है चंबा में, और जो चुहार है, चुहारी घाटी है, वो है मंडी में। तो इस तरह से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो ध्यान रखना है। ये हिमाचल प्रदेश है। इतिहास दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट में बदलता है। कुल्लू में जाएंगे कुछ और है, कांगड़ा में कुछ और है, मंडी, हमीरपुर, ऊना, शिमला, किन्नौर, लाहौल जाएंगे टोटली डिफरेंट, है ना। हिमाचल प्रदेश में आपको जो कल्चर है वो बहुत बदलता हुआ दिखेगा। अभी आगे आगे दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश का आर्ट और कल्चर भी करेंगे, हर चीज करेंगे। पर देखो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एग्जाम क्या डिमांड रख रहा है, एग्जाम क्या पूछ रहा है। देखो मैं आपको ये नदियां आज करवा रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर में ही आएगी। दोस्तों अगर आप इन नदियों को अच्छे से करते हो ना, आपका क्लरिकल तक का कवर होता है इससे। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाओ, जो मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं मेरा मॉक टेस्ट लो, कहीं पे आपको और मॉक टेस्ट मिलते हैं वो लो, लेकिन मॉक टेस्ट लो। देखो जैसे इवनिंग बूस्टर में डालता हूं उसको करो, जो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लाया हूं उसे लीजिए, या किसी और का जो भी आपको फेवरेट आपका इंस्टीट्यूट है वहां से लीजिए, लेकिन तैयारी कंटिन्यू रखिए दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों खर्चूं पैसे या मैं क्यों लूं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हर चीज करनी पड़ती है। जब आप किसी चीज को दोगे ना तभी आपको रिटर्न वापस मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि हमेशा हमें मिलता ही जाए तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। देना पड़ेगा तभी वो चीज रिटर्न आएगी और बहुत अच्छी चीज वापस आएगी, ठीक है। तो अच्छा, तो बिलासपुर से जब ये वापस बाहर चली जाती है, तो बिलासपुर में जहां से जाती है एक तो आपको आ जाएगा भाखड़ा, जो सभी को पता है, या आएगा दोस्तों नहला। या तो आएगा भाखड़ा या क्या आएगा नहला, तो ध्यान देना है। या क्या आएगा भाखड़ा या आएगा नहला।
आगे चलिए। तो हमने क्या क्या देखा, शिपकी, चौरा बहाडल, फिरनी गांव, कसोल और नहला, कि यहां से जो है सतलुज नदी एंटर की और यहां से एग्जिट की। अब सवाल मैं बना सकता हूं कि बताओ मंडी में सतलुज नदी कहां से एंटर की, फिरनू गांव। मंडी में सतलुज नदी कहां से एग्जिट की, कसोल। मंडी में और भी कई सवाल हैं, बहुत सवाल बना दूंगा मैं यहीं से कम कोई 20 30 40 सवाल बन जाएंगे इतने छोटे से टॉपिक से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या हमें सतलुज के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। अब देखो दोस्तों, जो सतलुज नदी है, मैंने आपको बताया कि सतलुज नदी की जो बिलासपुर में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है दोस्तों सीरखंड। मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की बिलासपुर में, वो जो नदी है वो नदी कौन सी है, सीरखंड है। ये दोस्तों बिलासपुर में जहां से एंटर करती है ना सीरखंड, ये बिलासपुर में एंटर करती है हटवार से। मान लो यहां से सीरखंड आई, तो जहां से ये बिलासपुर में एंटर की उस स्थान का नाम है हटवार। उस स्थान का क्या नाम है, हटवार। और जहां पर ये सतलुज नदी में मिलती है, मान लो यहां पर ये सतलुज नदी में मिली, तो जिस स्थान पे सतलुज नदी में मिलती है उस स्थान का नाम है सेरी। क्या कहा मैंने कि जो सीरखंड है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, सतलुज नदी की, बिलासपुर में। बिलासपुर में ये कहां से एंटर करती है, हटवार से एंटर करती है, हटवार से एंटर करती है। और क्या कहा मैंने कि ये सेरी में क्या मिलती है, सतलुज नदी में मिलती है। और ये जो आती है ना, ये दक्षिण वाली तरफ से आती हैं, यानी सीरखंड जो निकलती होगी वो आपकी कहां से निकलती होगी, सोलन से निकलती होगी। ठीक है, अब सीरखंड की भी दोस्तों ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे मान लो कि ये सीरखंड जा रही है ऐसे ऊपर की ओर और ये सतलुज नदी बह रही है, तो सीरखंड में भी दो नदियां मिल रही हैं। तो सीरखंड में जो दो नदियां मिल रही हैं, ये खंड मिल रही है, एक का नाम है सुक्कर खंड और एक का नाम है मुंडखर खंड। सुक्कर खंड और मुंडखर खंड, दो खड्डे मिलती हैं मेनली, सुक्कर खंड और मुंडखर खंड। ठीक है, वैसे अलीखंड भी है, वैसे ये भी है, लेकिन इतना पूछेंगे नहीं आपको, है ना। जितना मैंने ये करवाया ये काफी ज्यादा है, आपने इतना ध्यान रख लेना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहां पर है। क्लियर है, अब लिखिए। अच्छा, जरूरी चीज, ऊना में दोस्तों एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है स्वां नदी। वो जो स्वां नदी है उसको कहा जाता है सौरो ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो एक मौसमी नदी है, जब वहां पर बारिश होती है तो ये नदी इतनी ज्यादा बहती है कि तबाही मचाती है। इस नदी को हिमाचल प्रदेश का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी है, स्वां नदी। स्वां नदी ये दो दोस्तों ऐसे बहती है, ऊना में है। अब देखो ये बहती ऊना में है, लेकिन ये जो अपना जल प्रदान करती है, जल प्रदान करती है सतलुज नदी को। जरूरी, यही मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि जो नदी जहां पर बह रही है उसकी ट्रिब्यूटरीज वहीं पर हो। इसकी ट्रिब्यूटरीज हमीरपुर मंडी से भी आ सकती हैं, लेकिन वो चीजें दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि आप उन चीजों को भी पढ़ो। सतलुज नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, हर नदी आप पढ़ने लगे इतने डीप, तो दोस्तों एक हफ्ता एक महीना आपको इन नदी को पढ़ना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो चीज को स्मार्ट तरीके से आपने कवर करना है। एक दिन में और आधे घंटे का जितने का भी टॉपिक होगा उसी में मैं पूरी सतलुज कवर करूंगा, वहीं से सवाल आएगा, डेफिनेट है। ठीक है, तो ये जो स्वां नदी है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का शोक। हिमाचल प्रदेश का क्या कहा जाता है, इसे शोक कहा जाता है दोस्तों। इसी नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। सॉरी, इसी नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित पुल है। मान लो यहां पर जो स्वां नदी बह रही है उसके ऊपर एक पुल बनाया है, स्वां पुल, हरोली पुल, सॉरी क्या पुल का नाम है, हरोली पुल, हरोली ब्रिज, हरोली ब्रिज। तो ये जो हरोली ब्रिज है ना, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर है, यानी हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर ब्रिज है ये। ठीक है, हरोली पुल। क्लियर है, स्वां नदी के ऊपर। अब इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के ऊपर जो जो भी ब्रिज है वो सारे ब्रिज मैं आपको लिखाता हूं। तो सबसे पहला जो ब्रिज है वो आपने लिख लिया, उस ब्रिज का नाम है हरोली ब्रिज, लेकिन ये कहां पे है, ये है ऊना में, स्वां नदी के ऊपर, ना कि सतलुज के ऊपर, तो ध्यान रखना है। लेकिन ट्रिब्यूटरी इसकी है तो मैंने आपको बता दिया। अगला जो पुल है उस पुल का नाम है दोस्तों, लिखिए, अलीखड्ड पुल। अब जो जो भी खड्डे या जो जो भी जहां पर भी हो गए वहां पर पुल बन गए, जैसे अलीखड्ड पुल।
अलीखड़ पुल नंबर 1। नंबर 2 सलापड़ पुल, ये बिलासपुर की बाउंड्री पर है। और ये जो अलीखड़ पुल है ये कोठी नामक स्थान पर, किस स्थान पर है? कोठी स्थान पर, एक जगह है, उस जगह का नाम है कोठी। ठीक है। दूसरा पुल मैंने आपको लिखा है सलापड़ पुल, ये बिलासपुर की बाउंड्री पर है, सभी जानते हैं मोस्ट ऑफ दी, सलापड़ बिलासपुर की बाउंड्री पर है। तीसरे नंबर का जो पुल है वो है गंभर पुल, ये भी बिलासपुर में ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर खड्डी ही है, खड्ड पे ही है गंभर पुल। गंभर पुल ये भी बिलासपुर में ही। गंभर पुल के बाद लिखे दोस्तों लुहरी पुल, ये जरूरी है, ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि नाम थोड़ा अलग है। लुहरी पुल, लुहरी, ये दोस्तों शिमला और कुल्लू के बीच में है, शिमला एंड कुल्लू में लुहरी, लुहरी। और आखिरी है वांगतू पुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब इतिहास पढ़ेंगे तो इस पुल का मेंशन मैं जरूर करूंगा आपको। वांगतू पुल जो किन्नौर में, वांगतू पुल जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है जी। तो देखो हमने सतलुज नदी में क्या देखा, ट्रिब्यूटरी देख ली, हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है, कहां से कहां बहती है, कितनी डिस्ट्रिक्ट में बहती है, उसके बाद कहां चली जाती है, बाद में ये भी सिंधु नदी तंत्र का भाग बनती है। और ये भी नदी वही है जो अरब सागर में अपना जल देती है। अब ये था हमारा आज का सतलुज नदी का टॉपिक। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया है। अगर नहीं आया है तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मुझे बता देना। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, नेक्स्ट तो हम कर देंगे यमुना। यमुना के बाद दोबारा मैं आपको सतलुज करा दूंगा। अगर आपको इसमें चाहिए कि कुछ और सर ज्यादा जानकारी चाहिए तो, अगर लगता है कि काफी है, इतना मैं आपको बता दूं कि ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ऊपर मैंने करवाया है, तो ये काफी है। अगर फिर भी आपके दिल को तसल्ली नहीं है कि सर ने कम कराया है तो मैं और भी करा सकता हूं, इट्स अप टू यू। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और ये सीरीज आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर की अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहते हैं, ताकि आप सभी का प्यार मेरे ऊपर बना रहे। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद।